हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 14 से लेकर 20 अगस्त 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, चर्चा में कौन रहे हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू में, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर भारत के द्वारा, उसके 50 साल पूरे हुए हैं, जिसके अभी हाल ही में कुछ डेटा दिए गए हैं कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा संख्या वाला जो स्टेट है पूरे भारत में, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 785 टाइगर हैं, तो इसे फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, 563 टाइगर हैं, और तीसरे पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पे 560 टाइगर हैं अभी प्रेजेंट में। अब मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बना है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, उन्हें भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन से, इन्हें देख लेते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा 50 वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे हुए हैं, और ये भी याद रखिएगा कि 29 जुलाई को, ऑलरेडी पिछले वीडियो मैंने बता दिया था, फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि 29 जुलाई को हर साल पूरे विश्व भर में वर्ल्ड टाइगर डे यानी विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का निर्णय 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इस साल यानी 2023 में भारत की तरफ से जो 7 बड़ी कैट हैं, बिग कैट हैं, बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस याद रखिएगा, 2023 में भारत की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। तो दुनिया में जो 7 प्रमुख बड़ी प्रजाति हैं बिल्लियों की, जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता, तो इनके संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू किया गया है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो पूरे विश्व भर में जितने भी बाघ हैं, टाइगर हैं, तो उसका 70% भारत में अकेले हैं। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी, 1973 में, और अब 2023 में 50 साल इसके पूरे हुए हैं। तो शुरुआत में इसमें सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व में थे, ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व थे, जिसमें से मध्य प्रदेश का सिर्फ एक टाइगर रिजर्व था शुरुआत में, जो कि है कान्हा रिजर्व। और 50 साल पूरे होते होते यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व हैं, ये 9 से बढ़ के 53 हो गए हैं। और ये याद रखिएगा कि सबसे नया अभ्यारण्य कौन सा जुड़ा है इसमें, तो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, जो कि सबसे नया अभ्यारण्य इस प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया है। इसके अलावा भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने टाइगर रिजर्व में MEE यानी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5 चक्रों को संस्थागत और प्रभावी ढंग से पूरा किया है। तो भारत इकलौता देश है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हाल ही में इन्होंने कुछ स्टैट दिए हैं, और फिर से एक बार जो रेपो रेट है इसको चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट कितना है, 6.5% पे बरकरार है। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये कितना रखा गया है, 6.25%। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये रखा गया है 6.75%। बैंक रेट कितना रखा गया है, बैंक रेट है 6.75%। इसके अलावा CRR, ये है 4.5%, और SLR, ये है 18% पे। तो अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रेपो रेट के साथ साथ ये डेटा भी आपको याद रखने हैं। अब बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये इंडिया में आप सभी को पता है बैंकों के लिए गवर्निंग बॉडी है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। RBI की स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 के तहत। इसकी स्थापना हुई कब थी, स्थापना हुई थी 1935 में। RBI का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है मुंबई में। अब जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तब मुख्यालय कहाँ था, तब था कोलकाता में। उसके बाद 1937 में मुख्यालय आ गया था मुंबई में। RBI में एक गवर्नर होते हैं और 4
डिप्टी गवर्नर होते हैं, याद रखेगा स्ट्रक्चर। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, 25 नंबर के। और अभी इन्हें हाल ही में एक सम्मान दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम की घोषणा की है। ये जो टीम है ये 22 सदस्य की होगी और इस फुटबॉल टीम की जो कमान है ये स्टार खिलाड़ी सुनील छेत्री को दी गई है। यानी जो 22 सदस्य की फुटबॉल टीम भेजी जाएगी, इसके कैप्टन होंगे सुनील छेत्री। कहाँ पे? एशियाई खेलों में। और ये एशियाई खेल होंगे कहाँ? ये होंगे चाइना में। ठीक है, इस साल चीन में ये प्रतियोगिता होगी। इसके बाद मलेशिया के तेज गेंदबाज हैं सियाजुल इदरस। ये गेंदबाज का नाम याद रखिएगा, सियाजुल इदरस। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर किसी प्लेयर का नाम आता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उस खिलाड़ी कौन सा खेल से संबंधित है वो खिलाड़ी, और वो खिलाड़ी किस देश के लिए खेलता है। इसी तरह से कोई ट्रॉफ़ी आती है तो आपको याद रखना है कि किस खेल से संबंधित वो ट्रॉफ़ी है। तो देखिए, जो सियाजुल इदरस हैं ये मलेशिया के तेज गेंदबाज हैं और हाल ही में इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक हिस्ट्री बनाई है। उन्होंने एक मैच में 8 रन देके 7 विकेट लिए हैं। 8 रन देके 7 विकेट लिए हैं और ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सियाजुल इदरस। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश के लिए खेलते हैं? मलेशिया के लिए। इसके बाद अमेरिका के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं टेलर फ्रिट्ज। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर बुकिक को हराकर एटलांटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अब देखिए, एटलांटा ओपन किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? टेनिस से। किसने जीती इस साल की प्रतियोगिता? टेलर फ्रिट्ज ने। टेलर फ्रिट्ज किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किस देश के लिए खेलते हैं? अमेरिका के लिए। इसी तरह से इन्होंने हरा फाइनल में अलेक्जेंडर वुकिक को, और ये अलेक्जेंडर वुकिक खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके बाद हैं क्रिकेटर एलेक्स हेल्स, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंग्लैंड के लिए खेलते थे। इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर थे एलेक्स हेल्स। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ले ली है। इन्होंने घोषणा की है कि अब ये किसी भी प्रारूप में इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसके बाद BCCI से न्यूज़ है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने आयरलैंड दौरे पे खेले जाने के लिए यहाँ पे 3 मैचों की T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का घोषणा किया है। ये सीरीज़ एक्चुअली में स्टार्ट भी हो चुकी है। तो ये टीम जो है 15 सदस्यीय है और कैप्टन इसमें बनाए गए हैं भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इसके बाद है तीरंदाजी विश्व चैम्पियनशिप। तीरंदाजी विश्व चैम्पियनशिप, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये प्रतियोगिता हुई कहाँ थी? ये हुई थी जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। तो बर्लिन में ये प्रतियोगिता खेली गई थी, जहाँ पे भारत ने जो पदक तालिका है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप की जो पदक तालिका है इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल भारत ने 4 मेडल जीते हैं और टेबल पे सबसे ऊपर रहा है, पहले नंबर पे। इसके अलावा एक नाम याद रखिएगा कि भारत की नवोदित तीरंदाज हैं अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी, तो इन्होंने चैंपियनशिप में एक तरह से इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय तीरंदाज बनी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अदिति गोपीचंद स्वामी। किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। तो भारत ने 4 मेडल जीत के पॉइंट्स टेबल पे फर्स्ट प्लेस यहाँ पे हासिल किया है। फिर यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन में आयोजित 3 देशों के हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 3 देशों का हॉकी टूर्नामेंट था ये। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस प्रतियोगिता को जीता है। ये प्रतियोगिता स्पेन में हुई थी। इसके अलावा पुरुष वर्ग में भी बात करें तो पुरुष वर्ग में ये जो टूर्नामेंट है 4 टीमों के बीच में खेला गया था। और पुरुषों की इस प्रतियोगिता में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने नीदरलैंड्स को हरा के कांस्य पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। इसके अलावा बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की भी प्रतियोगिता होती है, ग्रैंड स्लैम है टेनिस का भी, और बैडमिंटन में भी टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम से। तो प्रतियोगिता का पूरा नाम दिया रहेगा तभी क्लियर होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। तो इसमें पुरुष एकल वर्ग में
चीन के वेंग होंगयांग, इन्होंने भारत के एच.एस. प्रणय को हराकर पुरुष एकल वर्ग की प्रतियोगिता जीत ली है। तो एच.एस. प्रणय को हरा के ये जीते हैं वेंग होंगयांग, चीन के हैं। वहीं महिला एकल वर्ग की बात करें तो अमेरिका के खिलाड़ी हैं बेइवेन झांग, इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है महिला एकल वर्ग में। इन्होंने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की किम गेयुन को हराया है। तो पुरुषों में जीते हैं चीन के वेंग होंगयांग, महिलाओं में जीती हैं अमेरिका की बेइवेन झांग, और याद रखिएगा फाइनल में वेंग होंगयांग ने एच.एस. प्रणय को हराया है। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं हमारे श्री भूपेंद्र सिंह जी। इन्होंने जानकारी दी है कि भारत का पहला यूनिटी मॉल, याद रखिएगा भारत का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा। इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि भारत का पहला यूनिटी मॉल होगा, कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इसके लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा, याद रखना है, और 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इससे स्टैटिक आपको याद रखना ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, सीएम। इसके अलावा गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। और राजधानी क्या है? राजधानी है भोपाल। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़तुमा सागर में, बड़तुमा सागर याद रखेगा, यहाँ पे इन्होंने 11 एकड़ भूमि पे लगभग 100 करोड़ की लागत से आकार लेने वाले, यहाँ पे आकार होगा, तो आकार लेने वाले संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन करके शिलान्यास किया है। किसका स्मारक होगा? संत शिरोमणि श्री रविदास जी। कहाँ पे? बड़तुमा सागर में। कितने एरिया पे? 11 एकड़ भूमि पे, और अमाउंट 100 करोड़। ये चीज़ें याद रखनी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। तो देखिए इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी, ठीक है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई थी 1992 में, और ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच में होती थी, भारत और अमेरिका के बीच में होती थी। लेकिन इस साल ये एक्सरसाइज जो है, ये अभ्यास जो है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। अब ये चारों देश मिलके कौन सा ग्रुप बनाते हैं? क्वाड, याद रखिएगा, क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। इन्होंने मिल के प्रशांत महासागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया है। ये जो अभ्यास है 11 से 21 अगस्त तक चलता रहेगा, और मेज़बान देश कौन है? मेज़बान है ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी याद रखिएगा। ये जो अभ्यास है इसके पहले तुरंत एक अभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि है ऑस इंडेक्स, ठीक है, ऑस इंडेक्स, याद रखिएगा। ऑस इंडेक्स भी एक अभ्यास है नौसैनिक। किसके बीच में होता है? ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसका नाम है ऑस इंडेक्स। और मालाबार किसके बीच में शुरू हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच में। अभी किसने हिस्सा लिया है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और मेज़बान देश था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हैं ब्राज़ील के जोस पॉलिनो। हाल ही में इनका 127 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नाम इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में इनका नाम दर्ज था। तो ब्राज़ील के थे जोस पॉलिनो, जो कि दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। हाल ही में 127 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद रूस से इन्फॉर्मेशन है, तो रूस ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई वीज़ा देना शुरू कर दिया है। तो इससे होगा क्या? दोनों ही देशों के बीच में, यानी भारत और रशिया के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो बढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ जो रशिया है ये अपना पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा करना चाहता है, उसे डेवलप करना चाहता है। इस कारण से भारत का जो पासपोर्ट धारक होंगे उनको रूस अब ई वीज़ा देना शुरू कर रहा है। इसके बाद केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर, जो कि 1.5 टेस्ला का है, इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना है, देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। इसके अलावा राष्ट्रमंडल पुरस्कार हैं, तो भारत के 4 युवा हैं जिनको राष्ट्रमंडल पुरस्कार की अंतिम सूची में शामिल कर लिया गया है। ये हैं अक्षय मकर, सौम्या डाबरीवाल, कौशल शेट्टी और श्रुतिका सिलस्वाल। तो इन चारों का नाम आपको याद रखना है, इन चारों को चयन किया गया है राष्ट्रमंडल पुरस्कारों के लिए।
इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के सहयोग से भारत में पहली बार यहाँ पे विश्व कॉफ़ी सम्मेलन होने वाला है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन होगा, कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। तो वेन्यू याद रखना है, 25 से लेकर 28 सितंबर तक होगा और भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं राहुल बोपन्ना। राहुल बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित है टेनिस से, भारत के लिए टेनिस खेलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के सहयोग से भारत के बेंगलुरु में पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसके लिए टेनिस खिलाड़ी राहुल बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसके बाद है भारतीय अमेरिकी सोहनी सिन्हा। सोहनी सिन्हा, इनका नाम आपको याद रखना है। इनको संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI के सॉल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय का विशेष प्रभारी एजेंट नियुक्त किया गया है। FBI के सॉल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के विशेष प्रभारी बनी है सोहनी सिन्हा। इसके बाद आपने मंगलयान सुना, आपने चंद्रयान सुना, अब बारी है समुद्रयान की। तो भारत जो है समुद्रयान नाम से एक महासागर मिशन शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत गहरे समुद्र की स्टडी की जाएगी। भारत उस क्षेत्र में भी अलग अलग स्टडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है समुद्र की गहराइयों में। तो इसके लिए भारत का मिशन समुद्रयान तैयार है और इसके लिए एक पनडुब्बी अभी हाल ही में तैयार की गई है, जिसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। ये पनडुब्बी है जिसको इस मिशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन का पहला चरण जो है उसका परीक्षण होगा 2024 में। तो यहाँ से आपको इस पनडुब्बी का नाम याद रखना है और महासागर मिशन का जो नाम है याद रखिएगा, समुद्रयान नाम दिया गया है। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्पर्स। ये तो काफ़ी चर्चा में रही थी और मैंने कवर भी कराया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे एक तमिलनाडु की थी वी वैली, जिन्होंने वहाँ पे केयर टेकर का रोल किया था। तो उनको हाल ही में तमिलनाडु की पहली महिला सहायक महावत बना दिया गया है, याद रखिएगा। इस मूवी से चर्चा में आई थी एलिफेंट विस्पर्स, ये तो आपको याद रखना ही है। डॉक्यूमेंट्री क्षेत्र में या डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। वी वैली इनका नाम है, तमिलनाडु की ये पहली महिला सहायक महावत बनाई गई हैं। तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है इन्हें हाथियों का केयर टेकर बनाया है और इनकी जो नियुक्ति है ये देश के सबसे पुराने थेप्पाकाडू हाथी कैंप में की गई है। तो ये देश का सबसे पुराना हाथियों का कैंप है, थेप्पाकाडू हाथी कैंप। तो यहीं पे इनकी नियुक्ति की गई है। ये तमिलनाडु की पहली महिला सहायक महावत बनी है। इसके बाद हैं टुनीशिया से न्यूज़, जहाँ पे टुनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है कैस सैयद और टुनीशिया की जो प्रधानमंत्री थी ये थी नजला बोर्डेन। तो टुनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, इन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री नजला बोर्डेन को बर्खास्त कर दिया है और इनकी जगह अहमद हशानी को दे दी गई है। अहमद हशानी को अब प्रधानमंत्री बना दिया गया है। पहले कौन थी? नजला बोर्डेन। राष्ट्रपति कैस सैयद। इम्पॉर्टेंट है नजला बोर्डेन का नाम, क्यों? क्योंकि 2021 में जब ये प्रधानमंत्री बनी थी तो ये टुनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। राष्ट्रपति का भी नाम याद रखना है और अब जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम याद रखना है। अब बचे दो चीज़, कौन कौन से? एक हो गई मुद्रा यानी कि करेंसी, दूसरी चीज़ हो गई राजधानी यानी कि कैपिटल। तो ये आपके लिए क्विज सेक्शन है, इसका आंसर आपको क्विज सेक्शन में देना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके बताना है कि टुनीशिया की कैपिटल कौन सी है और करेंसी कौन सी है। आगे चाइना से न्यूज़ है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की चाइना ने शुरू कर दी है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की चाइना ने शुरू की अभी हाल ही में। इसके जो पंख हैं एक चक्कर में लगभग 10 फुटबॉल मैदान के बराबर का जो क्षेत्रफल है उसमें घूमते हैं और इससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि 3 सदस्य वाले घर लगभग 36,000 घरों को ये बिजली की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकती है ये पवन चक्की। तो चाइना में शुरू हुई है दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सचिव। तो हाल ही में इन्हें एक बार फिर से 1 साल के लिए सेवा विस्तार मिला है और तीसरी बार हुआ इन्हें सेवा विस्तार दिया जा रहा है। तो अब ये 30 अगस्त 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे, राजीव गौबा कैबिनेट सचिव। फिर हैं जनरल मनोज पांडे। तो ये सॉवरन प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट में कमीशनिंग कोर्स 233 की 201वीं आवरण परेड की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन रवाना हुए हैं। जनरल मनोज पांडे जो हैं सॉवरेन प्रतिनिधि बनने वाले भारत के पहले सेनाध्यक्ष हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए मनोज पांडे कौन है, भारत के सेनाध्यक्ष हैं और सॉवरेन प्रतिनिधि बनने वाले ये भारत के
पहले सेनाध्यक्ष बने हैं और ये अभी हाल ही में ब्रिटेन रवाना हुए हैं प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट की कमिश्निंग कोर्स की आवरण परेड की समीक्षा करने के लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष किस फुटबॉल क्लब ने कोपा इटालियन कप जीता है? तो ये क्लब है इंटर मिलान। फिर इनमें से किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाए हैं? तो ये है डॉन ब्रैडमैन। फिर कनाडा की महिला टेनिस खिलाड़ी बियांका आंद्रेस्क्यू ने वर्ष 2019 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है? तो ये था US ओपन। फिर इस वर्ष किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ATP रोम चैलेंजर का खिताब प्राप्त हुआ है? मतलब किस खिलाड़ी ने ATP रोम चैलेंजर खिताब जीता है? तो ये है सुमित नागल। फिर है इलिना स्वितोलिना, ये किस खेल की दिग्गज महिला खिलाड़ी हैं? तो ये खेलती हैं टेनिस। फिर है नोवाक जोकोविच ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो टोटल इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, 23 ग्रैंड स्लैम। फिर है इनमें से किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाए हैं? तो देखिए काफ़ी सारे बल्लेबाज ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने वनडे, टेस्ट, T20 तीनों ही प्रारूपों में शतक बनाए हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से सिर्फ शुभमन गिल राइट आंसर था और इनका नाम चर्चा में था क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक शतक बनाया था। फिर है शैली फ्रेजर प्राइस, किसकी विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं ये? तो ये है एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियन। फिर एशियाई खेल 2023 में कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो 2023 के एशियाई खेलों में 40 खेल शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ष मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? विजेता बने हैं विक्टर एक्सेल्सन। फिर ईरानी ट्रॉफी भारत में किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो ईरानी ट्रॉफी रिलेटेड है क्रिकेट से। फिर किस देश ने सबसे ज़्यादा बार हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किस गेंदबाज ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मिशेल स्टार्क ने। फिर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में चैंपियन कौन बने हैं? चैंपियन बने हैं लुका ब्रेसेल। फिर ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? महिला वर्ग में चैंपियन बनी है कैरोलिना मारिन। फिर हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो इन्होंने जीता है कोरियन ओपन। फिर वर्ष 2017 में किस देश ने फीफा कन्फेडरेशन कप जीता था? 2017 में जीती थी जर्मनी की टीम। फिर मेजर क्रिकेट लीग का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मेजर क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है अमेरिका में। फिर भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तारीख है 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर एलेक्स मॉर्गन, ये किस देश की महिला फुटबॉलर हैं? तो ये फुटबॉल खेलती हैं अमेरिका के लिए। फिर विराट कोहली ने कितनी बार ICC प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल किया है? तो विराट कोहली ने टोटल 2 बार ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल किया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर में ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच नहीं आयोजित होंगे? देखिए 2023 के जो ICC वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ये होंगे भारत के शहरों में। मेज़बान देश है भारत और भारत में जयपुर, जो ऑप्शन में जयपुर था, इसमें जो है एक भी मैच नहीं खेले जाएंगे। फिर है महिला टेनिस खिलाड़ी इलिना स्वितोलिना, ये किस देश के लिए खेलती हैं? तो खेलते हैं यूक्रेन के लिए। और क्या खेलती हैं? टेनिस। फिर वर्ष 2026 में विंटर ओलंपिक खेल जो हैं ये किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2026 के विंटर ओलंपिक होंगे इटली में। फिर इस वर्ष किस देश ने जूनियर महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जीता है? तो इस साल भारत ने जीता है जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट। इसके बाद सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अनुदान को मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? तो यह है अतिरेक अनुदान। फिर स्वतंत्रता के पूर्व गठित संविधान सभा के कुल 389 सदस्य जो हैं इनमें से कितनी सीटें ब्रिटिश भारत हेतु आवंटित की गई थी? तो 389 में 296 सीटें जो हैं ये ब्रिटिश भारत हेतु आवंटित की गई थी। फिर पाइका योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो योजना संबंधित है खेल क्षेत्र से। फिर कलारी पट्टू जो कि एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरला से। फिर पाम ट्री हिटर, इस नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये खिलाड़ी हैं पॉली उमरीगर। फिर रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट है मसान्या लोकगीत,
इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये संबंधित है निमाड़ क्षेत्र से। फिर है हरसी परियोजना, ये किस नदी पे अवस्थित है? तो यह है पार्वती नदी पे। फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। फिर एक समतल दर्पण हेतु वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? ये होगा अनंत यानी कि इन्फिनिटी। फिर है रौतिया तथा रौतेले किस जनजाति के उपवर्ग हैं ये? तो रौतिया और रौतेले हैं कोल जनजाति के उपवर्ग। फिर है कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? तो कहलाता है माइकोराइजा। फिर है भारत द्वारा चिन्हित किए गए पहले होप स्पॉट्स कौन से हैं? तो ये हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। फिर है कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो यह है वानस्पतिक उद्यान। फिर है ठट्ठेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? तो यह है केरला में। फिर है प्रकाश की उत्पत्ति का फोटॉन सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। फिर है उत्तल दर्पण में यदि कोई वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब होगा फोकस और ध्रुव के बीच में। फिर न्यूटन का वलय प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? न्यूटन का वलय जो है प्रकाश के व्यक्तीकरण को प्रदर्शित करता है। फिर है मंशु ओझा जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो आपको बताना कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? तो ये संबंधित थे बैतूल से। फिर आपको बताना है मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है अमरकंटक को। फिर है बैगा जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं में बेवात किसे कहा जाता है? जो पुरोहित का कार्य करने वाले थे इन्हें बेवात कहा जाता है बैगा जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार। फिर आपको बताना है राजशेखर सृजन पीठ कहाँ पे है? ये है जबलपुर में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। फिर है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू हुई थी 2012 में। फिर है आंध्र प्रदेश के एन्नोर के पास गोदावरी एवं कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र के बीच कौन सी झील बनती है? तो झील है कोलेरू झील। फिर बताना है कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ है? कैंटरबरी घास के मैदान है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है बरौनी का तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बनाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। फिर है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 69वां 69th। फिर है वर्ष 1943 में किसके द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। फिर आपको बताना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 2017 में। फिर है राम वन गमन पथ पुनरावलोकन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राम गोपाल सोनी। नेक्स्ट है चैट जीपीटी द्वारा संचालित भारत का पहला चैटबॉट कौन सा है? तो ये है लेक्सी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला चैटबॉट है चैट जीपीटी द्वारा संचालित, नाम याद रखिएगा लेक्सी। फिर है प्रस्तावित जोतापुर ऊर्जा परियोजना, ये देश के किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, भारत ने किस देश के साथ मिलकर इसे लागू किया है? तो भारत ने नेपाल के साथ मिलकर लागू किया है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। फिर है कौन सी नदी शिव समुद्र नामक जलप्रपात बनाती है? तो ये नदी है कावेरी। नेक्स्ट है किस राज्य के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये राज्य है राजस्थान। फिर है भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? सबसे पहले तो याद रखिएगा गरुण शक्ति किसके किसके बीच का अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया। अब कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इंडोनेशिया के सिलोडोंग में आयोजित किया गया था। फिर किस देश ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो यह है कजाकिस्तान। फिर संघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय शहर को अपना पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया है? तो ये शहर है वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? तो ये राज्य है गोवा।
तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF तो मिलेगी, साथ ही साथ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF मिलेगी। डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, जो भी जॉब अलर्ट्स हैं, नोटिफिकेशन है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट पर जाके प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। प्रतियोगिता दर्पण हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन मानी जाती है, तो उसका भी विश्लेषण एनालिसिस होता है। तो अभी सितंबर माह की PD का एनालिसिस चल रहा है, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।